हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 5 पाठ 7। पाठ का विषय है देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। तो अब आप इस जो शीर्षक है इससे आप क्या समझे कि जो हमारे यहाँ की जनता थी, उस जनता को जो पहले समय में आप ये पढ़ रहे हैं, जो हम अब तक के अध्याय पढ़ते आए हैं, तो उसमें आपने क्या पढ़ा है। उसमें आपने पढ़ा है कि किस तरह से उस समय का जीवन था, किस तरह से राजा शासन करते थे और किस तरह से लोगों को उस टाइम जो है शिक्षा दी जाती थी। और जब इतने युद्ध चल रहे थे तो उस समय जो है उनका असर जो है विद्यार्थियों पर पड़ा और उनकी जो पढ़ाई है और जो उनको शिक्षा मिलनी चाहिए थी उस पर जो है बहुत ज़्यादा जो है असर पड़ा था। और क्योंकि कभी तो नवाब का शासन आता था, राजाओं का शासन आता था, कभी ब्रिटिश शासन आता था, तो जिसकी वजह से जो है पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तो जब एक राष्ट्र बनता है, जब भारत राष्ट्र बना, तब क्या था, वहाँ के लोगों को, भारत देश के लोगों को शिक्षित करना सबसे पहला एक कर्तव्य था। कि जो भी सरकार आई उन्होंने पहले शिक्षा के ऊपर जो है पैसे को खर्च किया, लोगों को शिक्षा दी। जब लोग शिक्षित होंगे तो देश तरक्की करेगा, यह बात आपको समझनी चाहिए। इसीलिए आप देख सकते हैं आज समय समय पर स्कूलों में कितने बदलाव किए जा रहे हैं। बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए कितने कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पाठ्यक्रम में क्या क्या बच्चों को समझाना चाहिए, क्या बच्चों को सीखना चाहिए, इस पर जो है समय समय पर आपके यहाँ पर अध्यापक आपको गाइड करते हैं। तो अब हम यह शुरू करते हैं पाठ 7, देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। पहले के अध्यायों में आपने देखा कि किस तरह से ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं और नवाब, किसानों और आदिवासियों पर किस तरह से जो है प्रभाव पड़े थे। और इस अध्याय में आप यह समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़ा था। विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत केवल अंग्रेज भूक्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण ही नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है। वे मानते थे कि उन्हें देसी समाज को सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को बदलना है। अब अंग्रेज देखो, क्या अंग्रेजों की क्या सोच थी। अंग्रेज यह नहीं चाहते थे कि अंग्रेज अगर भारत पर कब्जा करते तो वो यही नहीं चाहते थे कि उसको सिर्फ देशी समाज को ही सभ्य बनाना है। वो हमारे रीति रिवाज और जो हमारी मान्यताएं हैं उनको भी बदलना चाहते थे। उनका वो देखते थे कि हमारे यहाँ पर लोग कितने जो है अच्छे से हर त्योहार को मनाते हैं, किस तरह से जो बड़े हैं छोटों की इज्जत करते हैं। हमारे यहाँ पर हमारे यहाँ की जो रीति रिवाज और हमारे यहाँ पर जो लोगों के संस्कार हैं वो सब जो हैं बाहर के देशों में नहीं हैं। तो इसीलिए जो है वो अंग्रेज हमारे को बिल्कुल पूर्ण रूप से बदलना चाहते थे, जो कि संभव नहीं हो पाया। इसके लिए कौन कौन से बदलाव लाए। भारतीयों को शिक्षित किया, सभ्य और अंग्रेजी सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए उन्होंने कौन कौन से कदम उठाए। अंग्रेजों के पास भी इन सवालों के कोई बने बनाए जवाब नहीं थे। इन सवालों पर जो है वो कई दशकों तक एक बहस चलती रही। तो अंग्रेजी शिक्षा को आप किस तरह देखते थे, अब ये देखेंगे, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे और शिक्षा के जो विचार थे वो हम आज सहज और सामान्य दिखाई देते हैं।
जो कि पिछले 200 सालों में वो किस तरह से विकसित हुए। इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी और इस बारे में अंग्रेजों के विचार किस तरह विकसित हुए कि भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाएगा। अब आप यह देख सकते हो कि किस तरह से जो है वो अंग्रेज लोग सोच रहे थे कि क्या क्या हम ऐसे बदलाव लाएं कि जिससे जो है भारतीय पढ़ना शुरू करें। तो अब आप आगे देखो, प्राचार्यवाद की परंपरा। तो प्राचार्यवाद की परंपरा तो सन 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक क्या थे, भाषाविद भी थे। तो भाषाविद क्या होते, जिनको तरह तरह की भाषाओं का ज्ञान होता है। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे और अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे। तो देखा, भाषाविद वो होते हैं जिन्हें कई तरह की भाषाओं का ज्ञान होता है। तो ये जो थे विलियम जोन्स, इनको कौन कौन सी भाषा का ज्ञान था? ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन, फ्रेंच, अंग्रेजी, अरबी और अब वो क्या सीख रहे थे, फारसी। तो अब आप यह एक चित्र भी देख रहे हो जिसमें क्या है, विलियम जोन्स जो है वो फारसी भाषा सीख रहे हैं। कलकत्ता में क्या था, आने के बाद वे रोजाना घंटों क्या करते थे, संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकियां, उसकी व्याकरण और संस्कृत काव्यों का भी अध्ययन करने लगे थे। देखो, इतनी भाषाओं का ज्ञान होने के बाद भी वो कौन सी भाषा सीख रहे थे, संस्कृत। क्योंकि वो कलकत्ता आए तो हमारे भारत में पहले संस्कृत जो थी वो प्रचलित थी, तो इसीलिए वो ये भाषा भी सीख रहे थे। और कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का भी क्या किया, अध्ययन शुरू कर दिया। जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर जो थे वो बहुत सारी दिलचस्पियां रखते थे। जैसे हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नेथनियल जो थे वो हॉलिड भी भारतीय भाषाएं सीखकर क्या कर रहे थे, संस्कृत और फारसी जैसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे। तो उस समय जो ब्रिटिश शासन था वो भारत देश की बारीकियों से, क्योंकि उन्होंने इस पर कब्जा करना था, तो भारत देश में जो कुछ भी हो रहा था वो उसको सीख रहे थे। सीख कर क्या कर रहे थे, अपनी इंग्लिश भाषा में उसका अनुवाद कर रहे थे। इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का भी प्रकाशन शुरू कर दिया। अब जो ये आप एक चित्र देख रहे हो वह चित्र है दो हेनरी टॉमस कोलब्रुक। वह संस्कृत तथा हिंदुत्व के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के विद्वान बन गए थे। जोन्स और कोलब्रुक जो थे वो भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता जो है वो प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर पहुंच चुकी थी, परंतु उसके बाद क्या हुआ था, उस परंपरा का पतन होता जा रहा था। आपको पता है कि हमारे भारत देश की जो संस्कृति है, परंपरा है, वो बहुत ही पुरानी है और लोगों को बहुत ही अच्छी लगती थी। लेकिन धीरे धीरे हर एक चीज़ का पतन होने लगा, तो उसको जो है उजागर करने के लिए उन्होंने, उनकी राय में क्या हुआ, फिर भारत को समझने के लिए उन्होंने प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानून ग्रंथों को खोजना और उसको समझना उन्होंने
बहुत ज़रूरी समझा था। उनका मानना था कि हिंदू और मुसलमानों के जो विचार थे और उनके कानून थे वो क्या हैं, वो सब उन्होंने सोचा कि हम सब यह सब चीज़ें जो हमें समझनी है वो हम इन रचनाओं के जरिए ही हम इन सब को समझ सकते हैं। तो इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के जो है भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। इस तरह जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए। तो जो जोन्स और कोलब्रुक थे वो क्या थे, उन्होंने दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढा और उनकी व्याख्या की, अनुवाद किया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नतीजों को पहुंचाया। और उनको फिर क्या विश्वास था कि यह परियोजनाएं न केवल अंग्रेज़ों को भारतीय संस्कृति सीखने में मदद देंगी बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा जो है अपनाने और अतीत में जो बहुत कुछ छुप गया है हमारा, उसको भी समझने में हमारी मदद करेंगी। इस प्रक्रिया में जितने भी अंग्रेज़ भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों ही क्या कर रहे थे, अपनी अपनी भूमिका निभा रहे थे। तो इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेज़ों को पश्चिम ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए, कि अपना जो अंग्रेज़ों का जो अपना ज्ञान है वो ना देकर उनको क्या करना चाहिए, भारतीय जो हमारा ज्ञान है उसको ही बढ़ावा देना चाहिए। और संस्कृत व फारसी साहित्य व काव्य पढ़ाने के लिए संस्थानों की स्थापना की जानी चाहिए। इन अधिकारियों का ये मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वो पहले परिचित हैं और जिसे वे आदर और महत्व देते हैं। उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा न दी जाए। इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज देसी जनता का दिल जो है वो जीत सकते हैं, केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते हैं। अब देखो उन्होंने क्या राय दी कि आप लोग जो हमारे यहाँ पे जैसे जो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, वो क्या पढ़ रहे हैं, संस्कृत और फारसी भाषा का ज्ञान ले रहे हैं। अगर आप उनको अंग्रेज़ी भाषा सिखाना शुरू कर दोगे तो क्या होगा, वो आपके खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि वो अपने ही देश की भाषा को, अपने ही देश में जो हमारे यहाँ पर जितने भी ग्रंथ हैं उनकी जो है वो जो है उनको पढ़कर उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। अगर वो लोग दूसरी कोई भाषा उनको सिखाएंगे तो वो नहीं समझेंगे और ना ही वो समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप लोगों को जनता का दिल जीतना है तो जैसे जनता चाहती है आप पहले वो करिए, फिर बाद में जब आप जनता का दिल जीत लेंगे तो उसके बाद आप जो भी चाहते हैं वो जनता से आप करवा सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखो, इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। अब मदरसा क्या होता है? मदरसा है सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। यह किसी भी स्कूल या कॉलेज या कोई संस्थान हो सकता है। तो समझ आ गया आपको कि मदरसा क्या होता है। 1781 में अरबी फारसी इस्लामिक कानून को जो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में ही एक मदरसा खोला गया। अब आप एक चित्र देख रहे हैं, चित्र 3, वॉरेन हेस्टिंग का स्मारक रिचर्ड वेस्टमकोट 1830। अब कलकत्ता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल में इस तस्वीर से पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में प्राच्यवादी किस तरह सोचते थे। अब यह जो आप चित्र देख रहे हो,
चित्र 3, ये कहाँ का चित्र है? ये प्राच्यवादी। प्राच्यवादी क्या है? एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन रखने वाले, ज्ञान प्राप्त करने वाले लोग। प्राच्यवादी का अर्थ आप समझ गए। और मुंशी क्या होता है? मुंशी का भी अब आप पढ़ेंगे तो मुंशी का अर्थ देखिए, ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ाना जानता है। वार्नकूलर, यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत जैसे औपनिवेशिक देशों में अंग्रेज रोजमर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फर्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का जो है इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे तो यह शब्द आएंगे तो आपको इन शब्दों का अर्थ जो है पता होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो सबसे ऊपर हेस्टिंग की भव्य प्रतिमा है, जो प्राच्यवादियों के भारी समर्थक थे, इसके एक तरफ पंडित और दूसरी तरफ नीचे बैठा हुआ मुंशी दिखाई दे रहा है। हमने अभी आपको प्राच्यवादी और मुंशी का अर्थ बताया था, तो आपको अब समझ में आ गया। ये चित्र को देखते हुए हेस्टिंग तथा अन्य प्राच्यवादी भारतीय विद्वानों से विभिन्न भारतीय भाषाएं सीखना चाहते थे, जिन्हें वह कई बार केवल बोलियां समझाते और वर्नाकुलर का नाम देते थे। स्थानीय रीति रिवाजों और कानूनों के बारे में जानना चाहते थे और प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद और व्याख्या में मदद चाहते थे। हेस्टिंग जो थे ने सबसे पहले जो है कलकत्ता मद्रासे की स्थापना की और उनका विश्वास था कि यहाँ जो है प्राचीन रीति रिवाजों और यहाँ की ज्ञान संपदा ही भारत में ब्रिटिश शासन के आधार पर होनी चाहिए। तो समझ में आया आपको ये? अब आप आगे देखो। 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहाँ प्राचीन सांस्कृतिक ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। परंतु जो कंपनी के सभी अफसर थे वो इन विचारों से जो है वो सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादियों के कटु आलोचक भी थे। तो अब आपने देखा कि किस तरह से 1791 में बनारस में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। वहाँ पर क्या किया गया? प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की जो है वो शिक्षा दी गई, जिससे क्या है हमारे देश में जो है वो शासन चलाने में हमें मदद मिल सके। लेकिन जो कंपनी के अफसर थे वो इन सब बातों से जो है वो सहमत नहीं थे, क्योंकि ब्रिटिश शासन इन सब चीज़ों को नहीं मानता था। तो इसलिए उनको यह अच्छा नहीं लगता था, वो इन सब बातों के आलोचक थे। पूरब की जघन्य गलतियां। 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे। उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ और अवैज्ञानिक है। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सहती था। इसीलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेज़ों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। अब देखो कितने सारे जो थे अंग्रेज़ अफसर थे वो शिक्षा के जो हैं कि किस तरह से वो आलोचना करते थे कि हमें अपने समाज में जो है अरबी और संस्कृत भाषा के अध्ययन को बढ़ावा ना देकर अपनी ही भाषा को बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन इसके बाद आप देख सकते हैं प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल प्रमुख थे। उनका विश्वास था कि अंग्रेज़ों को देसी जनता को खुश करने और उसका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए।
उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसीलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य की बजाय ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम में किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल कर ली हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह जो है जेम्स मिल जो हैं वो इन सब के प्रमुख होते हुए उन्होंने क्या कहा कि हमें जो है लोगों की इच्छाओं को उनकी सोच के अनुसार नहीं चलना चाहिए, जबकि हमें जो है उनको अपनी तरीके से शिक्षा देनी चाहिए। जो हम उनको सिखाना चाहते हैं हमें वो सिखाना चाहिए। हमें उनका दिल नहीं जीतना है, और दिल जीतकर हम जनता की इच्छा के अनुसार हम उनको नहीं बढ़ावा दे सकते। हमें अपनी इच्छाओं के अनुसार उनको जो है बढ़ावा देना है। 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया था। थॉमस बेबिंगटन मैकॉल ने इन आलोचकों में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। वह भारत को असभ्य देश मानते थे, जिससे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। मैकॉल के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई और भी शाखा जो है वो इंग्लैंड की प्रगति के समक्ष नहीं थी। मैकॉल का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देशी साहित्य के बराबर है। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा जो है वो बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। गहन ऊर्जा और आवेश पूर्वक मैकॉल ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ के लोग पश्चिम विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे। इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। अब यह जो आप चित्र देख रहे हैं, चित्र 4, थॉमस बेबिंगटन मैकॉल और उनका अध्ययन कक्ष। तो वो क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि हमें जो है लोगों को अंग्रेज़ी भाषा सिखानी चाहिए, और हमारे यहाँ पर जितनी भी बदलाव आए हैं उनको हमें लोगों को अवगत कराना है, और हमें उनको पश्चिमी विज्ञान देना है, अपने पश्चिमी देशों का जो है उनको दर्शन कराना है, जिससे क्या है कि हम यहाँ के लोगों को अंग्रेज़ी पढ़ाकर हम उनको और ज़्यादा समझदार बना सकते हैं, और इसके साथ साथ हम उनके जो है अंग्रेज़ी भाषा के माध्यम से हम उनकी संस्कृति को भी बदल सकते हैं। तो यह सोच रखी हुई थी। आगे देखो, जो मैकॉल के मिंटस थे वो विवरण के आधार पर 1835 का अंग्रेज़ों का जो शिक्षा अधिनियम पारित किया गया, उसमें यह फैसला लिया गया कि अंग्रेज़ी को जो है एक उच्च शिक्षा का जो है माध्यम बनाया जाए, और कलकत्ता मद्रसे तथा बनारस संस्कृति कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को भी प्रोत्साहन ना दिया जाए। अब देखो, जो मद्रसा बनाया था और जो बनारस में एक संस्कृत कॉलेज था, वहाँ पर जो पढ़ाई की जा रही थी, लोगों को वहाँ पर जो ज्ञान दिया जा रहा था, उन चीज़ों को उन्होंने प्रोत्साहन देना बंद कर दिया, और उन्होंने कहा कि इन संस्थानों का जो है अपने आप संरक्षण का शिकार हमें नहीं होना है। अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। अब स्कूलों के लिए अंग्रेजी जो है पाठ्य पुस्तकें छपने लगी। तो देखो किस तरह से जो है उन्होंने जो ये संस्थान थे उनको अपने उसमें ले लिया, और वहाँ पर जो है जो शिक्षा दी जा रही थी, और उसमें उन्होंने उन सबको क्या नाम दिया, एक अंधकार में मंदिरों की संज्ञा जो है वो दी। और जिसके रहते हुए अब क्या हुआ कि वहाँ पर अंग्रेज़ी पुस्तकें जो हैं छपने लगी
तो जिसके माध्यम से जो है अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान दिया जाने लगा। अब ज्ञानियों की स्रोत एक है ज्ञानियों की भाषा। अंग्रेजी पढ़ाने की ज़रूरत पर जोर देते हुए मैकॉले ने यह कहा था कि सभी पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि सभी पक्ष इस बात पर सहमत दिखाई देते हैं कि भारत के देसी लोगों पर आम तौर पर बोली जाने वाली बोलियों में न तो साहित्यिक जानकारी होती है और ना ही वैज्ञानिक। तो इसके अलावा जो है ये बोलियां इतनी दरिद्र और रूखी हैं कि अगर किसी और स्रोत से उनको समृद्ध ना बनाया जाए तो किसी भी मूल्यवान कृति का उनमें अनुवाद भी नहीं किया जा सकता। थॉमस बेंटन मैकॉले भारतीय शिक्षा के विषय में 2 फरवरी 1835 में उन्होंने यह बात बोली। तो देखो कितनी बड़ी बात वो बोल गए हमारी शिक्षा के लिए। अब आप देख सकते हो व्यवसाय के लिए शिक्षा। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम पर जारी किया गया यह संदेश कि वुड का नीति पत्र है के नाम से डिस्पैच हुआ। इस दस्तावेज में क्या बोला गया? इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली जो शिक्षा थी उसकी नीति के रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर यह बात दोहराई कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर जो है यूरोपीय शिक्षा को अपनाने के लिए हमें बहुत सारे जो हैं व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे। देखो एक किस तरह से जो है पत्र को जारी कर और क्या उसमें लिखा कि हमें जो है जो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसको छोड़कर हमें जो है यूरोपीय शिक्षा को अपनाना चाहिए। उससे हमें बहुत सारे क्या होंगे व्यवहारिक लाभ जो हैं हमें प्राप्त होंगे। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया था। उसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार में होने वाले लाभों को समझाने और देश के संस्थानों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग जो है वो पैदा होगी, क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीज़ों को अपनाना और खरीदना जो है वो शुरू कर देंगे। तो देखो बच्चों किस तरह से जो है यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ जो है आर्थिक क्षेत्र में बताया गया। उनके मुताबिक जो थी यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संस्थानों के विकास का महत्व समझने में हमें मदद मिली और यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया और उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में भी जो है बदलाव आए और जिसके लिए क्या हुआ ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा हुई, क्योंकि तब यहाँ के लोग जो हैं उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था यूरोप से बनी चीज़ों को अपनाना और खरीदना शुरू कर दिया था। अब आप देख सकते हैं वुड के नीति पत्र में यह तर्क भी दिया गया था कि यूरोपीय शिक्षा
से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। इससे वे ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे और फलस्वरूप कंपनी के भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। दस्तावेजों के मुताबिक पूरब का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा था, बल्कि यह लोगों का में न तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता है और न शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता है। तो जो 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई जो अहम कदम उठाए, सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार ने अपना क्या कर लिया, नियंत्रण बना लिया। विश्वविद्यालय शिक्षा की जो व्यवस्था थी उसको विकसित करने के लिए भी बहुत सारे कदम उठाए गए। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उस समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालयों की जो है वो स्थापना की जा रही थी। जो स्कूलों की शिक्षा थी उसमें भी क्या है, बहुत सारे जो परिवर्तन हैं वो किए गए। अब आप यहाँ पर एक कॉलम में देखेंगे किस तरह से यूरोपीय ज्ञान के पक्ष में एक तर्क है। 1854 के वुड के नीति पत्र के प्राच्यवादी ज्ञान का विरोध करने वाले की नियंत्रक विजय का संकेत था और इसमें यह भी बात कही गई थी कि हमें जोर देकर यह बात कहनी चाहिए कि भारत में हम जिस शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं उस शिक्षा का लक्ष्य जो है यूरोप की श्रेष्ठतर कलाओं, सेवाओं, दर्शन और साहित्य यानी यूरोपीय ज्ञान का भी प्रसार करना है। तो देखो वो बारी बारी जो है यूरोप की शिक्षा को हमारी जो शिक्षा है वो बनाना चाहते थे। अब आप यहाँ पर वो देख रहे हैं गतिविधि। कल्पना कीजिए कि आप 1850 के दशक में जी रहे हैं। आपने वुड के नीति पत्र वुड डिस्पैच के बारे में सुना है। इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं, मैं खासकर निम्नलिखित मुद्दों पर वुड के नीति पत्र की आलोचना करना चाहूँगा। नंबर 1, इसने प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा पद्धति को अपनाने से होने वाले व्यवहारिक लाभ का उल्लेख किया। नंबर 2, मैं इसके उस तर्क का प्रबल विरोध करना चाहूँगा जिसमें इसने कहा कि यूरोपीय शिक्षा का व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में भी होगा। नंबर 3, मैं इसके उस दृष्टिकोण का भी विरोध करना चाहूँगा जिसके अनुसार प्राच्य साहित्य गंभीर त्रुटियों से भरा पड़ा है तथा लोगों में कर्तव्य की भावना विकसित करने तथा काम के लिए प्रतिबद्धता एवं समर्पण की भावना विकसित करने में असक्षम है। तो समझ में आया आपको यह इसका गतिविधि का यह अर्थ। तो अब आप ये देख सकते हैं, आगे चित्र है 19वीं सदी में बम्बई विश्वविद्यालय कैसे दिखता था। तो 19वीं सदी में बम्बई विश्वविद्यालय देखो किस तरह से जो है बनाया गया, कितना सुंदर यह दृश्य है। तो अब आप आगे देखो, नैतिक शिक्षा की मांग। जो नैतिक शिक्षा की मांग किसने की? स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक विलियम कैरे, जिसने सेरामपुर मिशन की स्थापना में मदद की थी। 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने क्या किया? व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का उन्होंने विरोध किया। प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है और नैतिकता उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए संभव नहीं है। तो इसके लिए 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा और लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नज़र से देखने लगेंगे।
ब्रिटिश नियंत्रण वाले भू क्षेत्रों में अपनी संस्थाएं न खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने अंततः सेरामपुर में अपना एक मिशन खोला। यह इलाका जो था डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। वर्ष 1800 में एक छापा खाना लगाया गया और 1818 में क्या किया गया, एक कॉलेज भी खोला गया। 19वीं सदी में के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए, परंतु 1857 के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार जो है वो प्रचारक शिक्षा को प्रत्यक्ष सहायता देने में आनाकानी करने लगी। सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाजों, व्यवहारों, मूल्य मान्यताओं और धार्मिक विचारों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ देशी लोगों को जो है वो क्या कर सकती है, भड़का सकती है। तो यह चित्र जो है, चित्र 7 कलकत्ता के पास क्या है, हुगली नदी के तट पर स्थित एक कॉलेज, सेराम कॉलेज का यह चित्र है। अब स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ, जो हमारे यहाँ पर स्थानीय पाठशालाएं थी, जहाँ पर आप देख रहे हैं एक चित्र, यहाँ पर इस चित्र में ये हमारी स्थानीय पाठशाला का चित्र है, एक ग्रामीण पाठशाला। यह फ्रांसवा सॉल्विन नामक डच पेंटर द्वारा इस चित्र को बनाया गया। फ्रांसवा जो थे वो 18वीं सदी के आखिर में भारत आए थे और अपने चित्र में उन्होंने लोगों के दैनिक जीवन को जो है उसको दर्शाया था। तो जो हमारी स्थानीय पाठशालाएं थी, क्या आपको कुछ भी अंदाज़ा है कि अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ पर बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता था? क्या आपने कभी सोचा है कि उस समय बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं, और अगर स्कूल थे तो ब्रिटिश शासन के तहत उन स्कूलों का क्या हुआ? तो विलियम एडम ने एक रिपोर्ट तैयार की 1830 के दशक में। स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का एक जिम्मा सौंपा। एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वह दिलचस्प थी। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आम तौर पर 20 से भी ज़्यादा जो है बच्चे नहीं होते थे, लेकिन फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी, यानी 20 लाख से भी ज़्यादा थी। ये पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदायों द्वारा ही बनाई जा रही थी, चलाई जा रही थी। कई पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। तो शिक्षा का जो तरीका था वो बहुत ही क्या था, लचीला था। आप जिन जिन चीज़ों की स्कूल से उम्मीद करते हैं उनमें से कुछ चीज़ें जो हैं उस समय पाठशालाओं में भी मौजूद थी। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी, छपी हुई किताबें नहीं होती थी, पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी, और इसके साथ साथ उसमें क्या होता था, बेंच कुर्सियां नहीं होती थी, ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे, अलग से कक्षाएं लेने, बच्चों की हाजिरी लेने का भी क्या होता था, कोई इंतज़ाम नहीं होता था। सालाना इम्तिहान और नियमित समय सारणी, टाइम टेबल जिसको आप लोग बोलते हैं, जैसी कोई भी व्यवस्था नहीं थी। कुछ पाठशालाएं जो थी वो कहाँ पर चलाई जाती थी, पेड़ की छाँव के में ही चलती थी। तो पेड़ की छाँव, जैसे बरगद का पेड़ बच्चों बहुत बड़ा होता है, उसकी छाँव में ही जो है कुछ कक्षाएं चलाई जाती थी। इसके साथ साथ कई गांव तो किसी दुकान या मंदिर के कोने में या गुरु के घर पर ही क्या है बच्चों को पढ़ाया जाता था। और जो बच्चों की फीस थी वो कैसे तय होती थी, उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। अमीरों को ज़्यादा और गरीबों को जो क्या है कम फीस देनी पड़ती थी। शिक्षा क्या है, मौखिक होती थी, और क्या पढ़ाना है यह बात जो है विद्यार्थियों की ज़रूरत को देखते हुए गुरु ही तय करता था। विद्यार्थियों को अलग शिक्षाओं में नहीं, बच्चों को जो है अलग अलग कक्षाओं में नहीं बिठाया जा सकता था। सभी एक ही जगह पर बैठते थे
और अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु जो हैं, जो उस समय अध्यापक होते थे उनको गुरु कहा जाता था, अलग से ही बैठकर उनको पढ़ा लेते थे, उनसे बात कर लेते थे। तो एडमिन ने पाया कि यह लचीली प्रणाली जो है स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल है। उदाहरण के लिए जैसे जब फसलों की कटाई होती थी उस समय पर जो है छुट्टियां कर दी जाती थी, पढ़ाई नहीं होती थी, क्योंकि उस समय पर लोग जो हैं वो खेतों में काम करने के लिए चले जाते थे, साथ ही बच्चों को ले जाते थे। कटाई और अनाज निकल जाने के बाद जो है फिर से पढ़ाई शुरू हो जाती थी। इसका परिणाम यह था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे जो हैं वो भी पढ़ाई कर सकते थे। समझ में आया कितनी आसान थी पढ़ाई उस समय पर। सुबह ऐसे नहीं था कि 8 बजे से लेके 2 बजे तक आपको बंधना है, पहला पीरियड इंग्लिश का है, दूसरा हिंदी का है, तीसरा मैथ्स का है, ऐसा उस समय पर नहीं होता था। जैसे जहाँ पर जगह मिली वहाँ पर जो है गुरु बच्चों को लेकर बैठ जाते थे और कोई समय की पाबंदी नहीं होती थी। जितनी देर तक बच्चे जो विषय पढ़ना चाहते थे उनको पढ़ाया जाता था, उनको नैतिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाता था। और अब जैसे आपके यहाँ पर तो आप देखते हो कि स्कूल में अब समर वेकेशंस हैं, गर्मियों की छुट्टियां हैं, सर्दियों की छुट्टियां हैं, और इस तरह से उस समय पर नहीं होता था। उस समय पर जब फसलों की कटाई का समय होता था तब बच्चों की छुट्टियां दी जाती थी। तो समझ में आया आपको ये। अब हम आगे देखेंगे। और बच्चों से फीस भी, बच्चों उस टाइम, अब जैसे आपके यहाँ पर तो आज के समय में फीस है कि इस समय पर इतनी फीस हर बच्चे को देनी है, उस समय पर ऐसा नहीं था। जिन माता पिता के पास जितने पैसे होते थे वह फीस दे दिया करते थे। अब आप देख सकते हैं आगे, नई दिनचर्या नए नियम। तो 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था, इसीलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में कभी ज़्यादा दखल नहीं दिया। 1854 के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला लिया। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियमों और नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं को और व्यवस्थित करना चाहती थी। अब आप देख सकते हैं कि 19वीं सदी में कंपनी जो है वो उच्च शिक्षा पर जो है अपना ध्यान केंद्रित कर रही थी, और वो जो है बहुत सी चीज़ों में सुधार लाना चाहती थी। इसके लिए क्या किया जा सकता था, कंपनी ने क्या क्या कदम उठाए। सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। इनमें से प्रत्येक पंडित को जो है क्या किया गया, 4 से 5 स्कूलों के देखभाल के लिए एक जिम्मा दे दिया गया। पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना और वहाँ पर अध्यापन की स्थितियों में सुधार लाना। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में एक रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं। अब उन्होंने क्या किया, जो पंडित नियुक्त किए उन्होंने आगे गुरुओं को बोला कि आपको टाइम टेबल बनाना है और टाइम टाइम पर अपने स्कूल की रिपोर्ट हमें देनी है। अब अध्यापन पाठ्य पुस्तकों के आधार पर हो गया। पहले तो मौखिक था, कुछ लिखाया नहीं जाता था, बच्चों को ऐसे ही पढ़ा दिया जाता था। अब क्या है कि अब बच्चों को कहा कि अब आप लिख कर भी पढ़ाई करेंगे। उसके बाद पाठ्य पुस्तक आधारित हो गई, और विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए कि कौन सा बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, फाइनल एग्ज़ाम जो है वो रख दिए गए। और इसके बाद क्या किया गया, विद्यार्थियों से कहा कि वो नियमित रूप से शुल्क दें, नियमित रूप से कक्षा में आएं, तय सीट पर बैठें और अनुशासन के नियमों का पालन करें। अब देखो धीरे धीरे उन्होंने कितना बदलाव करना शुरू कर दिया कि किस तरह से सभी बच्चे रोज़ टाइम पर स्कूल आएंगे, और जैसे जिस सीट पर जिस बच्चे को बिठाया जाएगा वो वहाँ पर बैठेगा, और उनको पूरे अनुशासन में रहना है, मतलब डिसिप्लिन में रहना है।
नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे। जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी, उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने के बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, वे सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमज़ोर पड़ने लगे। अब बहुत सारे लोगों ने तो इन सब चीज़ों को मान लिया, पर जब जिन लोगों ने इन चीज़ों को नहीं माना तो सरकार ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, उनको किसी भी प्रकार की सहायता देने से भी मना कर दिया। इन नए नियमों और दिनचर्याओं का एक और नतीजा भी हुआ। पहले व्यक्ति व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशालाओं में जा सकते थे, क्योंकि शालाओं की समय सारणी जो थी वो काफ़ी लचीली होती थी। नई व्यवस्था के अनुशासन की मांग थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आएं। अब कटाई के मौसम में भी बच्चों का स्कूल में आना ज़रूरी था, जबकि उस समय गरीब घर के बच्चों ने खेतों में काम करने की बजाय काम करने जाना होता था खेतों में। तो अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता था तो इसे अनुशासनहीनता नहीं माना जाता था, यदि बच्चा पढ़ना लिखना ही नहीं चाहता। अब देखो, जब ऐसे नियम और कानून लागू हो जाएं तो बच्चों को जो है काम पर नहीं जाना पड़ता था, वो स्कूल जाते थे। अब जैसे बहुत से माँ बाप ऐसे थे जिनके पास इतने पैसे नहीं होते थे, तो उन सब के लिए यह एक मजबूरी बन गई थी। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं एक गतिविधि। उस गतिविधि में क्या है, कल्पना कीजिए कि आप 1850 के दशक में एक गरीब परिवार में पैदा हुए हैं। अब आप बताएं कि सरकार द्वारा नियंत्रित पाठशालाओं पर आपकी क्या राय है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, यह मुझे अच्छा नहीं लगेगा। चूँकि मैं एक गरीब परिवार में पैदा हुआ हूँ, अतः मुझे अपने परिवार की आय में योगदान करना होगा। पहले की व्यवस्था में गरीब किसान परिवार के बच्चे पाठशाला जा सकते थे, क्योंकि कक्षा की समय सारणी में थोड़ी बहुत ढील थी। नियमित हाजिरी नई व्यवस्था के अनुशासन की मुख्य मांग है। यह हाजिरी फसल कटने के समय भी जरूरी है, जबकि गरीब परिवारों के बच्चों को खेतों में काम करना पड़ता है। स्कूल में गैर हाजिरी रहना अनुशासनहीनता माना जाता है। अतः मेरे स्कूल जाना जो है वो क्या है, बहुत ही कठिन है। तो आपको समझ आया ये। अब दूसरा आप देखें, क्या आपको मालूम है कि प्राथमिक स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों में से लगभग 50% बच्चे 13 से 14 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते स्कूल छोड़ चुके होते हैं। क्या आप बता सकते हैं स्थिति के कारण क्या हैं? तो अब आप इसके बारे में लिखें। हाँ, मैं जानता हूँ कि प्राथमिक स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों में से लगभग 50% बच्चे 13 से 14 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते स्कूल छोड़ चुके होते हैं। इसके निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1, हमारी आबादी का 1/3 हिस्सा आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है। अतः इन परिवारों के बच्चों को अपने परिवारों की आय में जो है वो योगदान करना पड़ता है। नंबर 2, कई अशिक्षित माता पिता शिक्षा को उचित महत्व नहीं देते। नंबर 3, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों का अभाव है, अतः इन क्षेत्रों के बच्चे आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख पाते। तो यह कारण थे। अब आप आगे देख सकते हैं कि क्या है। चित्र 9, अरविंदो घोष ने 15 जनवरी 1908 को मुंबई में अपने एक संभाषण में राष्ट्रीय शिक्षा पर बोलते हुए कहा कि इसका लक्ष्य छात्रों में राष्ट्रीयता का भाव जागृत करना है। इसके लिए अपने पूर्वजों के साहसिक कार्यों पर गहराई से चिंतन करना आवश्यक होगा। शिक्षा को मातृभाषा में होना चाहिए ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अरविंदो ने इस बात पर भी बल दिया कि यद्यपि छात्रों को अपने मूल के साथ जुड़े रहना चाहिए, फिर भी उनको आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों
तथा लोकप्रिय शासन व्यवस्था के संदर्भ में पश्चिम देशों के अनुभव का भी भरपूर लाभ उठाना चाहिए। इसके अतिरिक्त छात्रों को कोई हस्तकला भी सीखनी चाहिए ताकि वे स्कूल छोड़ने पर यथासंभव रोजगार जो है वो प्राप्त कर सकें। तो देखो, अरविंदो घोष ने कितनी अच्छी बात उस समय पर हमें समझाई। अब हम आगे देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची। केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के विभिन्न भागों के बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रसार की ज़रूरत पर जोर देने लगे थे। यूरोप में आ रहे बदलावों से प्रभावित कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। उन्होंने अंग्रेजों से आह्वान किया कि वे नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों खोलें तथा शिक्षा पर ज़्यादा पैसा जो है वो खर्च करें। इस दिशा में हुए कुछ प्रयासों के बारे में आप जो है वो पाठ 9 में पढ़ेंगे। और बहुत सारे जो भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो इन्हीं में से हैं। आइए उनका कहना क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने देखो हमें कैसे समझाया कि अंग्रेज़ी शिक्षा जो है वो उसने हमें क्या किया, अपना गुलाम बना दिया। महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को जो है वो श्रेष्ठ समझने लगे और अपनी संस्कृति के प्रति जो है उनका गौरव भाव नष्ट हो गया। महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में जो है वो विष भरा है, यह पापपूर्ण है, इसने भारतीयों को दास बना दिया और इसने लोगों पर जो प्रभाव डाला उसके मुताबिक जो है पश्चिम से, अभिभूत पश्चिम से आने वाली हर चीज़ की प्रशंसा करने वाले इन संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे थे। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव जो है वो पुनर्जीवित कर रहे थे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें और अंग्रेज़ों को बताएं कि वे अब गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं हैं। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा जो है वो केवल क्या होनी चाहिए, भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक जो था कि अंग्रेज़ी जो भाषा में शिक्षा दी जा रही है वो क्या कर रही है, भारतीयों को अपाहिज बना देती है। उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से जो है काट दिया और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले स्थानीय संस्कृति से क्या करने लगे, घृणा करने वाले अंग्रेज़ी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने को के जितने भी तरीके थे, तौर थे, उन सबको वो भूल चुके थे। तो महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा जो है वो मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर ही केंद्रित है। उसने पाठ्य पुस्तकों पर तो जोर दिया लेकिन जीवन अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की अपेक्षा की, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारी शिक्षा है वो उससे क्या हुआ कि लोग सिर्फ जो है जो हम पढ़ रहे थे वही बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो हमारे नैतिक जीवन की जो बातें हैं, जैसे हमारे जो ग्रंथ हैं उनकी शिक्षा नहीं दी, और जो हमारे यहाँ के संस्कार हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, उन सब का ज्ञान उन्होंने
नहीं दिया। तो हमारी शिक्षा क्या हो गई, सिर्फ एक किताबी कीड़ा बनकर हम लोग रह गए कि हम जो बुक से पढ़ते वही बोलते, इसके अलावा हमें किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं था। तो गांधी जी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा दोनों ही विकसित होनी चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही क्या है, शिक्षा नहीं है। इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरह काम करती हैं। इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता क्या है, दोनों ही विकसित होते हैं। अब यह जो आप चित्र देख रहे हो, यह चित्र है महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर और लड़कियों की एक टोली के साथ बैठे हुए हैं। और यह चित्र कब का है, 1940 का। अब आप एक स्रोत पढ़ सकते हैं, साक्षरता ही शिक्षा नहीं है। महात्मा गांधी ने लिखा था कि शिक्षा से मेरा मतलब इस बात से है कि बालक और मनुष्यों के देह, मस्तिष्क और भावना के श्रेष्ठ तत्वों को सामने लाया जाए। साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है और न ही उसकी शुरुआत। यह तो केवल एक साधन है जिसके जरिए पुरुषों और महिलाओं को शिक्षा दी जा सकती है। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं होती, लिहाजा मैं बच्चों को शिक्षित करते हुए सबसे पहले उन्हें कोई उपयोगी हस्तकौशल सिखाऊंगा और उन्हें शुरू से ही कुछ रचने पैदा करने के लिए तैयार करूंगा। मेरा मानना है कि दिमाग और आत्मा का सर्वोच्च विकास इस तरह की शिक्षा में ही संभव है। प्रत्येक हस्तकौशल आज की तरह केवल यांत्रिक ढंग से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए, यानी बच्चों को प्रत्येक प्रक्रिया में क्यों और किस लिए का पता होना चाहिए। तो ये द कैलरिक वॉक्स ऑफ महात्मा गांधी ने लिखा, पृष्ठ 79, खंड इसका क्या है 72। तो उन्होंने किस तरह की शिक्षा पर बल दिया, यह बात उन्होंने अपने शब्दों में इस तरह से कही। तो जैसे जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ, कई दूसरे विचारक भी एक ऐसी राष्ट्रीय प्रणाली के बारे में सोचने लगे जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से अमूल तौर पर भिन्न हो। तो आप एक चित्र देख रहे हैं, चित्र 11। शांति निकेतन में एक कक्षा चल रही है, 1930 का दशक है। आसपास का माहौल देखिए, चारों तरफ पेड़ और खुली जगह। उस समय पर किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता था, यह इस चीज़ का चित्र है। अब आप देख सकते हैं टैगोर का शांति निकेतन। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि इसकी स्थापना किसने और क्यों की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में शुरू की थी। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से वो बहुत चिढ़ते थे। उनका स्कूल के नाम पर क्या होता था, दम घुटता था। उन्हें स्कूल का जो माहौल था वो कैसा लगता था, दमनकारी लगता था। टैगोर को ऐसे लगता था मानो स्कूल क्या है, एक जेल है, जहाँ पर बच्चे का मन हो या ना हो उसको वहाँ पर जाना पड़ेगा। जब दूसरे बच्चे वहाँ पर पढ़ाई की बातें सुन रहे होते थे तो टैगोर का जो दिमाग है वो कहीं और ही भटक रहा होता था। कलकत्ता के एक अपने स्कूल जीवन के अनुभव ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को जो है बहुत अच्छी तरह से प्रभावित किया। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा कि जहाँ पर बच्चे जो हैं खुश रह सके, जहाँ वो जो है मुक्त और रचनाशील हों, जहाँ वो अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सके। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय आप सीखने का समय होना चाहिए। वह अंग्रेज़ों द्वारा जो शिक्षा व्यवस्था स्थापित की गई थी उसके वे क्या है, उन सब से वो मुक्त होना चाहते थे। शिक्षा क्या थी, एक कल्पनाशील है, बच्चे को समझते हुए और उनके अंदर उत्सुकता, जानने की चाह विकसित करने में
मदद दे। टैगोर के मुताबिक जो वर्तमान स्कूल के बच्चे की रचनाशीलता है वो चकित होने के उसके स्वाभाविक गुण को भी क्या है, मार देती है। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का प्रयास लिया। उन्हें यह जगह निर्मल शांति से भरी दिखाई दी, जहां प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मकता मेधा को और विकसित कर सकते थे। तो देखो टैगोर क्या चाहते थे कि हम जो हैं या हमारे बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ें जहाँ पर वो जिस चीज़ का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें वह ज्ञान दिया जाए, ना कि उन पर हर चीज़ को थोपा जाए। तो वो उनकी जो सोच थी वो बिल्कुल ही डिफरेंट थी। जो हमारे यहाँ पर जो अंग्रेज़ी शासकों ने विद्यालय बनाए वो वैसे विद्यालय की कल्पना भी नहीं करते थे, वो ऐसी विद्यालय की कल्पना करते थे जहाँ पर बच्चों को समझा जाए और जो बच्चे जिस चीज़ का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उनको उस तरह का जो है वो ज्ञान दिया जाए। बहुत सारे मामलों में जो हैं टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोबेश एक जैसी राय रखते थे, लेकिन दोनों के बीच फर्क भी था। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे, जबकि टैगोर जो हैं वो पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा का एक मिश्रण चाहते थे। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा पर भी जोर दिया। तो देखो उन्होंने अपने जो विद्यालय में है वो कितनी तरह की शिक्षा का जो है वो बनाया केंद्र, कि वहाँ पर बच्चे ड्राइंग सीख सकते हैं, डांस सीख सकते हैं, इसके साथ साथ म्यूज़िक सीख सकते हैं और साइंस सीख सकते हैं, और भी बहुत सी जो बातें हैं वहाँ पर जाकर बच्चे सीख सकते हैं। इस प्रकार जो है बहुत सारे लोग इस तरह के बारे में सोचने लगे और एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए, और कुछ लोग अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में भी परिवर्तन चाहते थे। उनका मानना था कि इसी व्यवस्था को इस तरह फैलाया जाए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने के मौके मिलें। इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो एक वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे, ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके। कौन तय करे कि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय क्या होता है। इस राष्ट्रीय शिक्षा की बहस जो है वो स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है अंग्रेज़ों द्वारा जो स्थापित की गई स्कूल की व्यवस्था थी उसमें लोग बहुत तरह का परिवर्तन चाहते थे। अब आप चित्र देख रहे हैं 12 किलोमीटर के एक प्रचारक स्कूल में खेल रहे बच्चे। 20वीं सदी का प्रारंभ है। 19वीं सदी के मध्य तक ईसाई प्रचारक और भारतीय सुधारवादी संगठन लड़कियों के लिए भी स्कूल खोलने लगे थे। तो अब ये देखो ये गर्ल्स स्कूल का है, यहाँ पर बच्चे जो हैं किस तरह से अलग अलग खेल खेल रहे हैं। कितना यह सुंदर दृश्य है। तो अब आप आगे देख सकते हैं सभ्य करने के लिए शिक्षा। 1870 में शिक्षा अधिनियम लागू होने पर आमतौर पर पूरी आबादी के लिए व्यापक शिक्षा व्यवस्था नहीं थी। बाल मजदूरी बहुत बड़े पैमाने पर थी, इसीलिए गरीब अपने बच्चों को जो है वो स्कूल नहीं भेज पाते थे। परिवार चलाने के लिए उनकी आय महत्वपूर्ण थी। स्कूल भी बहुत कम थे। ज़्यादातर स्कूल चर्च या रईसों द्वारा स्थापित किए गए थे। शिक्षा अधिनियम लागू होने के बाद सरकार ने नए नए स्कूल खोलने शुरू किए और अनिवार्य शिक्षा का जो है प्रावधान किया। टॉमस अनरोड उस दौर के सबसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक
विचारकों में से एक थे। वह रग्बी नामक प्राइवेट स्कूल के मुख्य अध्यापक थे। माध्यमिक स्कूल की पाठ्यचर्या में 2000 साल पुरानी ग्रीक और रोमन शास्त्रीय कृतियों के विस्तृत अध्ययन की हिमायत करते हुए उन्होंने कहा था, मुझे हमेशा ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारे अंग्रेजी स्कूलों में जो अध्ययन क्रम अपनाया जाता है उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि वह हमारे दिमाग को लगातार अतीत के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। हर रोज़ हम भाषाओं, इतिहास और कुछ साल पहले या हज़ारों साल पहले के विचारों को पढ़ते रहते हैं। आर्नोल्ड का मानना था कि शास्त्रीय कृतियों के अध्ययन से दिमाग अनुशासित होता है। वास्तव में उस काल के ज़्यादातर शिक्षाविदों की मान्यता यह थी कि इस तरह का अनुशासन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे स्वाभाविक रूप से असभ्य होते हैं और उन्हें नियंत्रित करना आवश्यक है। सभ्य वयस्क के रूप में विकसित होने के लिए उन्हें मालूम होना चाहिए कि समाज में क्या बात सही है, क्या गलत, और उचित और अनुचित आचरण क्या होता है। यह सब बातों का ज्ञान जो है वो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। शिक्षा जो है वो ख़ास तौर से बच्चों के दिमाग को अनुशासित करने वाली शिक्षा का मकसद उन्हें इसी मार्ग पर आगे ले जाना था। क्या आप बता सकते हैं कि इस तरह के विचारों ने इंग्लैंड में गरीबों तथा उपनिवेशों में जनता की शिक्षा से संबंधित सोच को किस तरह से प्रभावित किया? अब आप यहाँ पर देख सकते हैं। आइए कल्पना करें। कल्पना कीजिए कि अंग्रेजी शिक्षा पर महात्मा गांधी और मैकॉल के बीच चर्चा चल रही है और आप ध्यान से चर्चा सुन रहे हैं। आप एक पन्ने में लिख दें कि दोनों क्या क्या कह रही हैं। तो अब आप इसको लिख सकते हैं। हमने महात्मा गांधी तथा थॉमस वेबलिन मैकॉल के बीच अंग्रेजी शिक्षा पर कुछ संवाद को सुना। तो गांधी जी ने कहा, दरअसल अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बनाकर रख दिया। यह भारतीयों को दासत्व की ओर ले जा रही है। मैकॉल कहते हैं, मिस्टर गांधी, भारत एक असभ्य राष्ट्र है जिसे सभ्य बनाने की ज़रूरत है। सभ्यता की यह रोशनी अंग्रेजी शिक्षा द्वारा ही फैलाई जा सकती है। गांधी जी कहते हैं, आपका यह तर्क आधारहीन है। ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? मैकॉल कहते हैं, प्राच्य ज्ञान की कोई भी शाखा उससे अपनी तुलना नहीं कर सकती जिसे इंग्लैंड ने पैदा किया हो। गांधी जी, श्रीमान, भारत एक समृद्ध संस्कृति है। आपकी अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों के मन में हीनता की भावना पैदा कर दी है। मैं तो एक ऐसी शिक्षा चाहता हूँ कि भारतीयों में खुद के प्रति सम्मान और स्वाभिमान की भावना विकसित हो सके। मैकॉल कहते हैं, ब्रिटिश सरकार को प्राच्य शिक्षा पर पैसा खर्च करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसका कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं है। फिर गांधी जी कहते हैं, यह सरासर गलत है। पश्चिमी शिक्षा केवल लेखन एवं पठन पर जोर देती है, न कि मौखिक भाषाओं पर। लोगों को अपने हाथ से काम करना सीखना चाहिए। उन्हें विभिन्न कलाओं को सीखना चाहिए। उन्हें यह जानना चाहिए कि विभिन्न वस्तुएं किस तरह कार्य करती हैं। इससे उनके मस्तिष्क का विकास होगा तथा चीज़ों को समझने की उनकी क्षमता जो है वो विकसित होगी। मैकॉल कहते हैं, अंग्रेजी भाषा के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया के कुछ सबसे सुंदर साहित्यों को पढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। यह उन्हें पश्चिमी विज्ञान एवं दर्शन के विकास से अवगत कराएगा। फिर गांधी जी कहते हैं, नहीं श्रीमान, वास्तविकता यही है कि अंग्रेजी शिक्षा ने उन्हें पंगु बना दिया है। उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से दूर कर दिया है तथा उन्हें अपनी ही मिट्टी पर एक अनजान आदमी बनाकर रख दिया है। अब आप यहाँ पर देखेंगे आगे प्रश्न उत्तर है, हमारे प्रश्न अभ्यास है। फिर से याद करें में है, निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। तो अब हम करेंगे। विलियम जोन्स जो हैं वो हैं प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान। रविंद्रनाथ टैगोर हैं आपके
प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा टॉमस मैकॉल हैं आपके। अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन महात्मा गांधी। अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध और फिर पाठशालाएं, प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा या गुरु, इसका आएगा पाठशालाएं आएगा बच्चों गुरु। तो अब आप समझे इनको। आगे हम यह जो मिलान हमने करा है, अब हम आगे देखेंगे निम्नलिखित में से सही है या गलत। तो पहला है आपका, जेम्स मिल प्रचारवादियों के घोर आलोचक थे, तो यह आपका सही है। दूसरा है 1854 के शिक्षा संबंधी डिस्पैच में इस बात पर जोर दिया गया था कि भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, गलत है। महात्मा गांधी मानते थे कि साक्षरता को बढ़ाना ही शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, गलत है। रविंद्रनाथ टैगोर को लगता था कि बच्चों पर सख्त अनुशासन होना चाहिए, इसका उत्तर भी गलत है। आगे आप प्रश्न देखेंगे। आगे प्रश्न है आपका, विलियम जोन्स को भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन क्यों जरूरी दिखाई देता था? तो आप इसका उत्तर लिखें। भारत को समझने के लिए यह आवश्यक था कि उन पवित्र तथा कानूनी ग्रंथों को फिर से खोज की जाए जिनकी रचना प्राचीन काल में की गई थी। नंबर 2, केवल इन्हीं ग्रंथों द्वारा हिंदुओं एवं मुसलमान के वास्तविक विचारों तथा कानूनों से अवगत हुआ जा सकता था तथा इन्हीं ग्रंथों का नए सिरे से अध्ययन भारत के भविष्य के विकास को आधार प्रदान कर सकता था। नंबर 3, उसका मानना था कि इस कार्य से न केवल ब्रिटिश लोगों को भारतीय संस्कृति से सीखने का अवसर प्राप्त होगा, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को फिर से उजागर करने और उसे समझने तथा अपने खोए हुए गौरवपूर्ण अतीत को फिर से प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इस प्रक्रिया में ब्रिटिश लोग न केवल भारतीय संस्कृति के संरक्षण बल्कि इसके स्वामी के रूप में भी उभरकर सामने आएंगे। तो आगे है प्रश्न 4, जेम्स मिल और टॉमस मैकॉल ऐसे क्यों सोचते थे कि भारत में यूरोपीय शिक्षा अनिवार्य है? इसका उत्तर लिखें। उनका विचार था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यवहारिक एवं उपयोगी चीज़ों का पठन पाठन होना चाहिए। अतः भारतीयों को उन वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकासों से अवगत कराया जाना चाहिए जिनका उदय पश्चिम में हुआ है। नंबर 2, मैकॉल के अनुसार भारत एक असभ्य देश था जिसे सभ्य बनाने की ज़रूरत थी। नंबर 3, उनके अनुसार यूरोपीय पुस्तकालय के किसी एक खाने में रखी किताबों में समाहित ज्ञान भारत एवं अरब के संपूर्ण देशी साहित्यों के ज्ञान से भी अधिक है। उनका मानना था कि प्राच्य ज्ञान की कोई भी शाखा उस ज्ञान से अपनी तुलना नहीं कर सकती जिसे इंग्लैंड में पैदा किया है। उन्होंने महसूस किया कि अंग्रेजी भाषा के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया के कुछ बेहतरीन साहित्यों को पढ़ने का सुअवसर प्राप्त होगा। यह उन्हें पश्चिम विज्ञान एवं दर्शन के विकास में भी अवगत कराएगी। अब है प्रश्न 5, उनके अनुसार इससे व्यक्ति के मस्तिष्क एवं आत्मा का विकास होगा। महात्मा गांधी बच्चों को हस्तकलाएं क्यों सिखाना चाहते थे? यह हमारा प्रश्न 5 है। इसका उत्तर आप लिखें। उनके अनुसार इससे व्यक्ति के मस्तिष्क और आत्मा का विकास होगा। नंबर 2, उनका सोचना था कि केवल पढ़ना लिखना अपने आप में शिक्षा नहीं है, लोगों को अपने हाथ से काम करना सीखना चाहिए, उन्हें विभिन्न निपुणताओं को सीखना चाहिए और उन्हें यह जानना चाहिए कि विभिन्न चीज़ें किस तरह से कार्य करती हैं। प्रश्न 6, महात्मा गांधी ऐसा क्यों सोचते थे कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को गुलाम बना लिया है?
इसका उत्तर लिखें आप। महात्मा गांधी ऐसा इसलिए सोचते थे क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों के मन में हीनता की भावना भर दी है। इसने उन्हें पश्चिमी सभ्यता को सर्वश्रेष्ठ सभ्यता के रूप में देखने के लिए शिक्षा दी तथा अपनी संस्कृति के प्रति गर्व की उनकी भावना को नुकसान पहुंचाया, अतः वह इसे पाप मानते थे। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा चाहते थे जो भारतीयों को अपने सम्मान तथा आत्म गौरव को पुनः प्राप्त करने में सहायता दे सके। तो बच्चों, यह था आपका प्रश्न अभ्यास। अब हम इसके साथ ही हमारा यह पाठ अब समाप्त होता है।